नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 25 मई 2023 के बाद जिस तरह से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि क्या जीवम के उन पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा जो सत्ता जब 2018 में सत्ता बदली, कांग्रेस की सत्ता आई, उसके बाद से चर्चा होने लगा था कि शायद न्याय मिले। लेकिन 5 साल कांग्रेस की सत्ता रही, 2023 में सत्ता बदली, लेकिन बावजूद उसके आज भी जीवम घाटी घटनाक्रम के 13 साल बाद भी अनगिनत सवाल है। 2013 में उस घटनाक्रम की याद आज भी लोगों को ताजा कर जाती है और आज भी सवाल पूछने पे लोग मजबूर होते हैं कि आखिरकार उस घटना के पीछे बड़ी वजह क्या रही और असली दोषीदार कौन है। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में झीरम घाटी हमले का जख्म 13 साल बाद भी ताजा है। 25 मई को झीरम हत्याकांड की बरसी पर एक बार फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। इस भीषण नक्सली हमले में कांग्रेस ने अपने कई दिग्गज नेताओं को खो दिया था और छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे बड़ा दर्द बन गया। तब से हर बरसी पर वही सवाल लौट आता है, आखिर झीरम का पूरा सच कब सामने आएगा। 25 मई 2013 में झीरम में कांग्रेस के काफिले पर हमला, 32 शहीद। तत्कालीन केंद्र सरकार ने एनआईए को जांच सौंपी, राज्य ने आयोग का गठन किया। 2014-15 में एनआईए ने चार्जशीट पेश की, हिड़मा समेत 39 नक्सली आरोपी। 2016-17 में न्यायिक आयोग और एनआईए के सामने बयान दर्ज किए गए। भूपेश सरकार में 2019 में नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी गठित की गई, जिसके बाद केंद्र की एनआईए और राज्य एसआईटी की जांच को लेकर कानूनी खींचतान। 2020 में शहीद नेता उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाने में नई एफआईआर दर्ज करवाई और कहा गया कि एनआईए ने अधूरी जांच की और साजिश के पहलुओं को छोड़ दिया गया। 2021 में न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपी। 2022 में कोर्ट ने एनआईए की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा राज्य की एजेंसी स्वतंत्र है। 2023 में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एनआईए सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में फैसला कायम रहा। 2024-25 में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में झीरम हमले के मास्टरमाइंड को ढेर करने का दावा किया। इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने झीरम मामले के सबूत जेब में होने की बात कही और बीजेपी ने बार बार सबूत निकालने को लेकर तंज कसा। कहा जेब फट गई है, सबूत गिर गए। जबकि कांग्रेस का आरोप है मुख्य धारा में लौट चुके नक्सली झीरम की पूरी कहानी बता सकते हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर इस मामले को दबा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है झीरम मामले को कांग्रेस ने केवल सहानुभूति के लिए अपना राजनीतिक ऑक्सीजन बना रखा है। ये किसी के ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगा करके ये अटकलबाजी से इस मामले की गंभीरता को समाप्त नहीं करना चाहिए, सच्चाई तक जाना चाहिए। जब सारे नक्सली आपके पास आपके कब्जे में आ गए हैं तो उन सच्चाई को बाहर लाने में आखिर तकलीफ क्यों हो रही है, ये समझ से परे है और इसको सरकार को काफी गंभीरता के साथ में ध्यान देना होगा। तभी हमारे आज जो झीरम के शहीद हैं उनके साथ इंसाफ हो सकेगा और जितने भी आज हमारे सैनिक मारे गए हैं ये तभी उनको जो है न्याय मिल पाएगा। कांग्रेस ने 13 साल से इनको अपना राजनीतिक ऑक्सीजन बना के रखा हुआ है सहानुभूति अर्जित करने के लिए। भाजपा सरकार ने उनकी हर मांग, हर स्तर की कार्रवाई, एसआईटी, न्यायिक जांच, सीबीआई जांच, एनआईए जांच, गुत्थियों में आगे पीछे हो गया, लेकिन ये सारी जांच घोषित की भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने 5 साल उसमें राजनीति की। कुल मिलाकर झीरम घाटी घटना को पूरे 13 साल बीत चुके हैं। जमीनी स्तर पर कई बड़े नक्सली कमांडरों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है, लेकिन झीरम घाटी कांड के पीछे की कथित बड़ी राजनीतिक साजिश का सच आज भी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं हो पाया और ये मामला अदालती कागजों और बयानों के बीच अटका हुआ है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से शिवम दुबे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार 13 साल बाद भी कई सवाल क्यों झीरम घाटी घटनाक्रम को लेके हैं। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 बेहद खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय
आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। और झीरम हमले के पीड़ित डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी मैं सीधा सवाल आपसे लेता हूं। 2013 25 मई 2013 4-5 एनआईए की जांच, आयोग, फिर आयोग, एसआईटी, क्या संतुष्ट है आप लोग? कहां तक जांच पहुंच पाई और 13 साल बाद भी न्याय का इंतजार क्यों? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि एनआईए की जांच हुई, हम पीड़ित हैं, हमको गोली लगी, घायल थे, हमारा बयान तक नहीं हुआ, हमारे कई साथियों का बयान नहीं हुआ, तो आप जांच किस तरह से किए, ये समझ से परे है। दूसरा, न्यायिक जांच आयोग, जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी हाई कोर्ट में थे, उनकी अगुवाई में एक एनआईए जांच की, मतलब उसकी न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ, बयान हुआ, हमने भी बयान दिया, शपथ पत्र दिया, सारी जांचें हुई। उसका रिपोर्ट राज्यपाल जी को सौंप दी जाती है। राज्यपाल जी ने अभी तक सरकार को सौंप दिया है, लेकिन पटल में विधानसभा में नहीं रखा गया। मैं माननीय विजय शर्मा जी से और डॉक्टर रमन सिंह जी से बीच में व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलकर उनको एक पत्र भी दिया था कि न्याय जो आपकी रिपोर्ट आई है न्यायिक जांच आयोग की, उसको विधानसभा के पटल में रखा जाए। छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है इस हत्या के पीछे यदि किसी का हाथ है तो उसमें एक संदेह है, तो उसका नाम है कि नहीं है, या घटना के पीछे किसका हाथ है, सुपारी किलिंग हत्या की नहीं है। दूसरा, जो जांच हुई एनआईए की, उसमें तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। एसआईटी गठन माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया था, उसको जांच को रोक लगा दी गई इससे लेकर। तो हम लोग तो पीड़ित हैं चूंकि, तो हम लोगों को तो कहीं से न्याय नहीं मिला और केवल राजनीति हो रही इस पर विगत 13 सालों से। अभी जो कमांडर सिलेंडर किए 4 कमांडर उस घटना में थे, देवा था, बिल्कुल, रमन्ना था, विनोद थे, आयातू था। तो उसमें 2 लोग कोरोना में मर चुके हैं। एक तो रमन्ना मर गया, दूसरा विनोद मर गया। विनोद ने नंद कुमार पटेल जी उनके बेटे की हत्या की। अब 2 नक्सली जो कमांडर आपने उनको कारपेट बिछा के सम्मान के साथ मिला रहे हैं, कोई नक्सली समाप्त हो रहे हैं, बहुत खुशी का विषय है। छत्तीसगढ़ से नक्सल समाप्त हो रहा है, पूरा देश नक्सल मुक्त हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या, पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। किंतु हम ये जानना चाहते हैं, चूंकि हमारे साथ बड़ी घटना हुई है, उनको आप लाए हैं, मिठाई खिला के, चाय पिला के, खाना खिला के, कुछ तो पूछ सकते हैं कि ये घटना के पीछे किसने सुपारी दी है या नहीं दी है, या घटना। उनका कहना नक्सली कमांडर होगा कि हमारा टारगेट महेंद्र कर्मा था, महेंद्र कर्मा थे। तो महेंद्र कर्मा को तो आपने मारा पहले, उसके बाद नंद कुमार पटेल को मारा, ढूंढ रहे थे आप, उसके बेटे को मारे, विद्याचंद्र शुक्ला जी को मारे, कार्यकर्ताओं को मारे, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो कहीं न कहीं से हम इसलिए शुरू से बोल रहे हैं कि राजनीतिक सुपारी किलिंग और ये द्वेष के साथ मतलब हत्या कर दी गई है। सुंदरानी जी, 13 साल में से 8 साल बीजेपी की सरकार और 5 साल कांग्रेस की सरकार, न्याय कब मिलेगा और कितना समय चाहिए एक घटना के जांच के लिए एजेंसियों को, सरकारों को और लोगों को, बताइए जरा। निश्चित रूप से डॉक्टर अवधेश जी, हम लोग स्वयं भी इस मामले में व्यथित हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग चीज होती है। हम चूंकि हमारे 32 नेता, प्रदेश के प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए हैं, और इसके लिए कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को भी एक जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, क्योंकि भूपेश बघेल जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, विधानसभा में और विधानसभा के बाहर वो कहते थे कि मेरे पास झीरम घाटी के पूरे सबूत हैं, और वो सबूत में इन्होंने न विपक्ष में रहते हुए, न आज दिन तक, न स्वयं 5 साल की सरकार में उन्होंने सबूत को सामने आने नहीं दिया। आखिर वो किसको बचाना चाहते हैं भूपेश बघेल जी? मेरा सीधा सवाल है भूपेश बघेल जी से कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नेताओं को न्याय नहीं दिला पाए, आप अपने 32 शहीद नेताओं के परिवार को न्याय नहीं दिला पाए, और बहुत सारे जो कार्यकर्ता जो बच गए थे उनको न्याय नहीं दिला पाए। आपने कोई बातें भर करते रहे, कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप घेरते रहे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये किसी एक दल का विषय नहीं है, हमारे प्रदेश का विषय है। प्रदेश की प्रथम पंक्ति के नेता, चाहे वो किसी भी दल में रहे हों, लेकिन वे बड़े सम्मानित नेता थे हमारे, और वे शहीद हुए तो निश्चित रूप से कांग्रेस की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है। अगर उनके पास कुछ सबूत थे, इसके पीछे किसी का षड्यंत्र था, कोई व्यक्ति शामिल था, और क्यों कवासी लखमा वहाँ पे उससे बच के निकले, किसकी बाइक लेके चले गए, वहाँ पे गौड़ी में क्या बात किया उन्होंने, वहाँ की लोकल भाषा में क्या बात किया नक्सलियों से, ये सारे बातें तो रहस्य बना हुआ है। क्यों नहीं इसको रहस्य को खोलने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में प्रयास किया, और हम भी आज चाहते हैं हमें दे दें, हमारी सरकार को सबूत दे दें, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, हम भी चाहते हैं उनको न्याय मिले। सुरेंद्र जी,
13 साल हो गए घटना को। शिवनारायण जी बैठे हुए स्टूडियो में, पीड़ित है, घायल हुए थे, वो संतुष्ट नहीं है जांच से। बीजेपी कहती है कि साहब कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी की सरकार 8 साल से छत्तीसगढ़ में, वो जिम्मेदार है। जिम्मेदार है कौन और कौन किसे बचाना चाह रहा है? अवधेश जी, सबसे पहले तो झीरम के शहीदों के शहादत को नमन। आज वो दिन है जब 13 साल पहले हमारे बड़े नेता सहित 32 लोगों की शहादत झीरम घाटी में हुई थी। असलियत जो है वो खुद ब खुद सामने आ चुकी है प्रदेश की जनता के, देश की जनता के भीतर। आप सिलसिलेवार यदि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों के संदर्भ में आप चर्चा करेंगे तो एकदम साफ हो जाएगा। जो पीड़ित परिवार जो घायल रहे हैं उस हमले में, डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी जी ने जो कहा ना, सबूत की ये बात करते हैं। कोई भी जांच एजेंसी अगर पीड़ितों से, प्रभावितों से, जो घायल रहे हैं उस हमले में, उनसे बयान तक लेना जरूरी नहीं समझेगी तो कैसे मामला उजागर होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो बयान है वो डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी जी का है। और आपने देखा जब दौलत रोहरा जी थे, स्वर्गीय हो गए, वो लगातार इस मामले को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहे। 3-3 बार देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करके वो मंच सौंपे, न्यायिक आयोग के सामने भी सौंपे। देखिए, अलग अलग जांच कमेटियों का दायरा अलग होता है। न्यायिक जांच एजेंसी जब गठित की जाती है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सरकार को जो है वो अपनी फाइंडिंग्स सौंपते हैं और निश्चित तौर पर वो मामला भी विधानसभा में रखा जाना चाहिए। हमारी सरकार थी, उस दौरान जो जस्टिस मिश्रा जी थे उनका स्थानांतरण हो गया। उसके एक हफ्ता पहले ही सरकार को उन्होंने तिथि बढ़ाने के लिए, समय देने के लिए मांग की थी। उस आधार पर जो है 5 नए बिंदु जोड़ते हुए उसको आगे किया। हमारी सरकार बनी, हमारा वादा था, घोषणा पत्र में हमने कहा था कि झीरम का सच सामने लाएंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, देखिए 2013 में जब यह मामला हुआ, तत्कालीन यूपीए सरकार ने जो है जो जांच बिंदु तय किए थे उसमें प्रमुख आरोपी गणपति और रमन्ना को बताया था। बाकायदा यही एनआईए उनकी संपत्ति जो है उनको फरार घोषित करते हुए संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई। जब केंद्र में यूपीए की सरकार आई, कैसे देखिए जांच की दिशा को भटकाया जाता है। उनका नाम चार्जशीट से गायब कर दिया गया। जैसा कि अभी शिवनारायण जी ने कहा ना, निश्चित तौर पर जो देवा और अयातू है वो तो इसी प्रदेश में सरेंडर किए हैं, अभी सरकारी मेहमान बने घूम रहे हैं, तो उनसे पूछताछ कब होगी। 2 महत्वपूर्ण नाम, गुड़सा, उसका भी सरेंडर आंध्रा में, हैदराबाद में हुआ। देवा, जिसका सरेंडर छत्तीसगढ़ में हुआ, ये मास्टरमाइंड बताए जाते रहे थे गणपति और रमन्ना के साथ में। तो यह सरकार उनके बयान क्यों नहीं लेती? जांच एजेंसियों का काम है। और जो हमारी सरकार बनी थी, सरकार बनते ही ये 2 जनवरी 2019 का आदेश है, सरकारी आदेश, जिसमें हमने एसआईटी बनाया था झीरम मामले की जांच के लिए, जिसको रोकने के लिए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, ये इतिहास में पहली बार होगा कि हत्या के षड्यंत्र की जांच को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट जाते हैं। हाईकोर्ट का फैसला 22 में आया, उसके खिलाफ एनआईए और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 21 नवंबर 2023 को कि राज्य की जांच एजेंसी को हत्या के षड्यंत्र, जो राजनीतिक नरसंहार का आरोप पीड़ित परिवार लगा रहे हैं, उस दिशा में जांच करने का अधिकार है। तब तो इनकी सरकार बन गई, 2 साल से सरकार में है, फिर क्यों पर्देदारी? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो इस पूरे प्रकरण में जो इनकी संलिप्तता है उसी को छुपाने के लिए पर्देदारी की जा रही है। वीरेंद्र पांडे तो उनके वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था, आपको याद होगा, कि 60 करोड़ में डील हुई थी। जो सुपारी किलिंग का आरोप जो है पीड़ित लगाते हैं, उसको उन्होंने रेखांकित किया था। तमाम जो राष्ट्रीय अखबार है उसकी सुर्खियां बनी थी, लेकिन उस मामले में भी जांच नहीं हुई। तो ये बिना जांच के जो पीड़ित लोग हैं, देखिए केवल 2 ही लोगों का सामान वहां से गायब हुआ, जो लैपटॉप थे और मोबाइल थे, नंदकुमार पटेल, स्वर्गीय नंदकुमार पटेल जी और उनके पुत्र का। बाकी के जो सामग्री हैं वो महीनों तक वहां पड़े रहे, उनके परिजन गए तो चश्मा, वॉलेट और मोबाइल, वो तो बाद तक, सुरेंद्र जी 1 साल बाद तक। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटता हूं, जरा द्विवेदी जी के पास जाता हूं। सुरेंद्र जी, समझाइएगा, 13 साल हो गए, आपसे पूछताछ एनआईए ने नहीं की, क्लोजर रिपोर्ट उनका आ गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चले गए, तमाम चीज हो गए, क्या कुछ उम्मीद है आपको? देखिए, मैंने तो पत्र भी लिखा था एनआईए को कि मेरा बयान होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, मैं पीड़ित हूँ, मैं 2 बार पत्र लिखा, स्वयं ऑफिस में देकर आया कि मेरा बयान नहीं हुआ है, बयान होना चाहिए। उसके बाद भी मेरा बयान नहीं लिया गया, कोई मेरे पास लेटर नहीं आया। मैं तो पूर्णतः रूप से जान रहा हूँ कि मतलब 13 साल चूंकि इस घटना को हो गए हैं, और आप जिन नक्सलियों के कमांडर के भरोसे हमको उम्मीद थी कि ये बताएंगे कुछ सच्चाई, उसमें से 2 लोग मर चुके हैं, 2 लोग बचे हैं, वो सरेंडर कर दिए हैं, और उनसे आप बयान दिलवा रहे हैं।
उनका आधा पेज का विज्ञापन इंटरव्यू आ रहा है। आज भी देवा जो हमारे पास था, जिससे हमारी बात होती थी, जो हम लोगों के पास में उसमें एम्बुस में था, आज भी उसका आईबीसी में इंटरव्यू देख रहा था आधा घंटा का। तो आप उनसे बयान दिलवा रहे, सरकार क्यों ऐसा कर रही है? बिल्कुल बयान नहीं दे। इनको आपने ठीक है, आप सरेंडर कर दिए, मूलधारा में आ गए, लेकिन आप उनको नेता बनाने जा रहे हैं। पापा राव का बयान आधे पेज का दैनिक भास्कर में आया कुछ दिन पहले, तो वो कहा कि हमारे टारगेट में कर्मा जी भरते, तो कर्मा जी भरते तो नंद कुमार पटेल का शर्ट खोलकर उनका चेक करना, क्योंकि वो पैंट में बेल्ट पहनते थे, कि मतलब पहचान के लिए उनको पहचानने के लिए उन्हें बेल्ट खोल के मारा गया। तो इस तरह से यदि राजनीतिक हत्या नहीं होती, सुपारी के लिए हत्या नहीं होती, तो निश्चित रूप से ऐसा एक घटना नहीं हटता, उतार के मारा गया। तो मैं तो न्याय की उम्मीद पूर्णतः छोड़ दिया हूं, क्योंकि देखिए 13 साल हो गया। जो न्याय देने वाले थे, बताने वाले थे, 2 मर गए, 2 बचे हैं। उस समय के जो कुछ नेता थे हमारे साथी, वो भी 3-4 लोग इस दुनिया में नहीं है। चंद्रशेखर यादव जी भी खत्म हो गए, दलौतर जी हो गए, कई लोगों को याद नहीं होगा, कुछ लोग बयान भी नहीं दे पाए, बयान किसी का नहीं हुआ। तो उम्मीद टोटल मतलब पूर्णतः हमको ऐसा लग रहा है कि अब उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं है। अब मैं तो बोल भी दिया, जब तक धरती रहेगी, हम लोग रहेंगे, कोई उम्मीद नहीं मिलेगी। देश की हर घटना के पीछे जो लोग थे उनका उनको न्याय मिला है, लेकिन झीरम घाटी के किसी भी उनको निर्दोष लोगों की हत्या हुई है या जो पीड़ित है, उनको कोई न्याय की उम्मीद नहीं रह गई है। सुंदरानी, इतनी निराशा अगर पीड़ित में आ जाए तो साहब कैसे सुशासन माना जाएगा? जरा समझाइए ना। जिस व्यक्ति से, जो व्यक्ति पीड़ित है, एनआईए ने उससे पूछताछ अब तक नहीं की, तो जो सरेंडर नक्सली, उससे क्या पूछताछ हो पाएगी? क्या उम्मीद रखे आपकी सरकार से पीड़ित आज भी कि कुछ बेहतर होगा? देखिए, वैसे मैं डॉक्टर साहब, बहुत ही दुखद पहलू है। अगर कोई व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति और निराशा के वातावरण में आ जाए, तो मैं तो वो कहूँगा कि वाकई मतलब ये घटना बड़ी घटना, और जिसमें सरकारें उलझ जाए। एनआईए की जांच का आदेश उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार केंद्र में थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सिफारिश थी, डॉक्टर रमन सिंह जी ने सहमति दी थी और एनआईए ने जांच की। कहीं न कहीं उसमें राजनीतिक पेच फंसते गए। कवासी लकमा वाला प्रकरण भी आप लोगों को मालूम है, सबको मालूम है, पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है किस प्रकार चरणदास महंत जी ने हॉस्पिटल में जाके जो संवाद किया था, वो भी लोगों को मालूम है। और फिर भूपेश बघेल के सबूतों को भी कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि वो जेब में लेके घूमते रहे। जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 3-4 साल तक, 5 साल स्वयं मुख्यमंत्री रहे और उन्हीं की पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए थे। उनके बारे में वो न्याय नहीं कर पाए, नहीं दे पाए, सहयोग नहीं किया, एनआईए को सहयोग नहीं किया, कभी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी सहयोग नहीं किया, बल्कि मामले को उलझाते रहे। सबूत है हमारे पास, सबूत देंगे, कभी भी चाहे तो हम सदन में रख सकते हैं, पटल पे रख सकते हैं, लेकिन वो कहाँ है, क्यों नहीं दे रहे हैं? आज भी दे, हमारी सरकार न्याय देगी। ठीक है सुंदरानी जी, ठीक है, आप थोड़े से निराशावादी हो रहे, लेकिन आशा रखना चाहिए, सब व्यक्ति को आशावादी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कौन किसे बचाना चाहे? आप तो राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी इत्तेफाक रखते हैं, कौन किसे बचाना चाह रहा है? क्यों दोनों सिक्के के 2 पहलू की तरह खेल रहे हैं दोनों राजनीतिक दल? क्योंकि मैं पहले भी बताया कि 13 साल में 8 साल बीजेपी की सरकार और 5 साल पूरे मैंडेट के साथ कांग्रेस की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में। देखिए, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आ गया, 4 साल हो गया। 1 साल तो भूपेश जी की सरकार थी, उसमें राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी तो वो पटल में आई नहीं। अभी 2.5 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कम से कम इनको, अब खुद विजय शर्मा जी इस बारे में बोल चुके थे कि बहुत जल्दी हम इसको पटल में लाएंगे, तो कम से कम न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को तो पटल में ला दीजिए। 1 मिनट का काम हो तो विधानसभा अध्यक्ष और विजय शर्मा जी काम रखिए उसको, जनता कम, तब उसको क्यों दबा कर रखे हैं? ये समझ से परे है। और रहा सवाल आपने कहा कि कौन किसे बचाना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार किसी भी दोषी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार, किसी भी दोषी को क्यों बचाना चाहेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उसमें लोग हैं पीड़ित हैं, वो सब जानते हैं कि कौन इसके पीछे है। और हमने तो कई बार शपथ पत्र दिया, बयान दिया, सब कुछ हुआ। और जो शुरू से मैं बोल रहा हूँ, वो भी आज भी वही बात बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उस हुआ कुछ नहीं। तो मुझे क्यों ऐसा किया जा रहा है? सर, राज्य सरकारों को क्यों लग रहा है कि कहीं हमारे लोग हो जाएं या कांग्रेस को, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो है तो उसको सामने लाना चाहिए छत्तीसगढ़ जनता के पीछे, क्योंकि सरकार किसी एक पार्टी की नहीं होती, सरकार पूरे प्रदेश की जनता की होती है। निश्चित रूप से तो न्याय मिलना चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं। वे चेहरे उजागर होने चाहिए, चाहे जो भी हो, जिस दल से भी नाता रखते हो, लेकिन उजागर होना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल समर्थन करता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता कि इसकी जांच की सच्चाई सामने आए।
सदन से लेके सड़क तक, दल से लेके विपक्ष से लेके पक्ष तक सारे नेता कहते हैं कि नहीं, इसकी जांच सार्वजनिक होनी चाहिए, जांच रिपोर्ट। सुंदरानी जी भी कह रहे हैं कि इसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है? पेच कहां फंसा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथनी और करनी में अंतर है। जब ये घटना घटी थी, विधानसभा के भीतर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने सीबीआई जांच की घोषणा की थी। गृह राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ही केंद्र सरकार जो है एजेंसी तय करती है। उसके बाद जो है एनआईए को सौंपा गया। लगातार देखिए एनआईए की जांच को, ये दिशा को कौन भटका रहा है? सम्मानित सुंदरानी जी वरिष्ठ नेता है, आरोप लगाना मेरा मकसद नहीं है। अभी कह रहे हैं कि सबूत लाके सौंपे, तो क्या सुंदरानी जी लेने को तैयार हैं? डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी जी वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर हैं, पीड़ित हैं, वो स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि एनआईए जैसी जो जांच एजेंसी है उनसे आज तक पूछताछ करना तक, बयान लेना तक जरूरी नहीं समझी। तो क्या सुंदरानी जी जो है वो सबूत लेके ये न्याय करने की स्थिति में है? भारतीय जनता पार्टी की, सुन लीजिए ना सुंदरानी जी, झीरम से पहले ही इस प्रदेश में ताड़मेटला, मदनवाड़ा, रानी बोदली जैसी नरसंहार हो चुकी थी। जब उसी समय लगभग समान समय में रमन सिंह जी की विकास यात्रा बिल्कुल नहीं, किसी का बयान एनआईए ने नहीं लिया। ये पूरी तरह से झूठ है। एनआईए नहीं लिया गया। जांच में हुआ है। न्यायिक जांच का दायरा अलग है। किसी को दोषी ठहरा के अभियोजित नहीं किया जा सकता न्यायिक जांच के आधार पर। सुंदरानी जी अपने समय में बोलिएगा, मेरा निवेदन है। लेकिन आप ये क्यों नहीं जवाब देते कि भूपेश बघेल जी के वो सबूत सारे पीड़ित, सारे प्रभावित, शैलेश नितिन त्रिवेदी का एफिडेविट आपने पढ़ा होगा। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री से मिलकर कहा, हाईकोर्ट के समक्ष कहा, न्यायिक एजेंसी के समक्ष कहा, क्या कार्रवाई हुई उस पर? तो सबूत लेना, उस पर जांच करना और किसी फाइंडिंग तक पहुंच के अभियुक्तों को अभियोजित करना, यह जांच एजेंसियों का काम है। उसी समय देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात यह कह रहा हूं कि लगभग उसी समय रमन सिंह जी सुन लीजिए, मैं आपको प्रमाण के साथ दरभा थाने में उनके परिजनों ने, पीड़ितों के जितेंद्र मुदलियार और कर्मा के परिजनों ने एफआईआर कराया, उसको रोक लगाने के लिए भाजपा न्यायालय जाते हैं। मूल बात किन पे शंका थी? बहुत महत्वपूर्ण बात, जो उस समय सरकार पे थे, आरोप उन्हीं पे लगेगा। रमन सिंह पर आज तक कभी हमला नहीं हुआ नक्सलियों का। रमन सिंह की सरकार, यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, ये दाग रमन सिंह की सरकार पर है। और ये जो लिपापोती की जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है अवधेश जी, कि उसी समय विकास यात्रा निकली थी रमन सिंह की, 1100 से ज्यादा फोर्स एक व्यक्ति के लिए, जिस पर कभी नक्सल हमला नहीं हुआ। उसी समय हमारे दर्जनों नेता, शीर्ष नेतृत्व, 145, 125 जवान कुल पूरी यात्रा में, और कार्यक्रम स्थल पर केवल 29। और उससे पहले आपको याद होगा गरियाबंद दौरे पर ब्लास्ट हुआ था हमारे तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार साय जी के काफिले में। लगातार थ्रेड मिल रहे थे। कर्मा जी जो है वो सबसे हिट लिस्ट में नंबर 1 थे। जानबूझकर सुरक्षा घटाई गई, इस सरकार के षड्यंत्र को प्रमाणित करता है। जो पीड़ित परिवार है, देखिए, और ये सुकमा और बस्तर के बीच में है, बस्तर और सुकमा जिले के बीच में है। दोनों एसपी का तक बयान नहीं लिया गया। जो मुखिया होते हैं, कप्तान होते हैं पुलिस के, शिव नारायण जी बैठे हैं, वहां से दरभा थाने की दूरी कितनी है, तोंगपाल थाना कितना दूर है, पूछिए। मदद मिलने में इतना लेट क्यों? जो घायल थे उनकी जान बच सकती थी, लेकिन इस सरकार की अकर्मण्यता, इस सरकार के षड्यंत्र में शामिल होने का यह प्रमाण है कि समय पर जो है सहायता तक मुहैया नहीं कराई गई। और आज तक जांच की दिशा ना ये एनआईए कहती, ना हम खुद जांच करेंगे, ना किसी को जांच करने देंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया 21 नवंबर 2023 को। फिर 2.5 साल से यह सरकार क्यों रोके बैठी है? सुंदरानी जी, आप आश्वासन दीजिएगा, आश्वासन देंगे क्या कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से भी उस पर फैसला हो चुका है कि नहीं साहब, राज्य सरकार चाहे तो जांच कर सकती है। देखिए, निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि जो झीरम घाटी के जो भी लोग हैं जिसमें शामिल, जो जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया, इसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन है, कैसे हैं, अगर ऐसे कोई तथ्यात्मक प्रमाण अगर कांग्रेस पार्टी के पास है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और उन शहीद नेताओं को यही बड़ी श्रद्धांजलि होगी हमारे पार्टी की तरफ की सरकार की।
प्रमाण तो मैं दिया भी माननीय सुंदरानी जी कि 2 कमांडर बचे हैं, सिलेंडर किए हैं वो, तो कम से कम उनसे आप चाय पिला के, नाश्ता करके, खाना खिला के तो पूछ सकते हैं इस घटना के पीछे सुपारी दी किलिंग हत्या थी या किसने दिया या कैसा हुआ, इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, सिलेंडर कर दिए, और दोनों आपके अभी उसमें पुनर्वास की योजना में भूपेश बघेल जिसे क्यों नहीं अरे रोड ओपनिंग पार्टी तक नहीं दी गई थी, ये षड्यंत्र का प्रमाण है। तत्कालीन नक्सल डीजी से कवासी लखमा से क्यों नहीं पूछा जाता भैया? कवासी लखमा कौन पूछेगा? बिना कारण के फर्जी मामलों में तो जेल भेज दिए। ठीक है, मुझे समाप्त करना, समय का अभाव है। आप तीनों, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सूर्यनारायण जी आपका भी शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि एक घटना को 13 साल बीतने के बाद भी अनगिनत सवाल है। इन सवालों के जवाब जानना आप सबके लिए, हम सबके लिए जरूरी है कि आखिरकार इतने बड़े नरसंहार के पीछे हाथ किसका था। लेकिन राजनीति अपनी जगह, सरकारें अपनी जगह, पीड़ितों को के न्याय कब मिलेगा, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।